अब देखिए भूमिका जो है पल्लवों पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ से आप भूमिका ले लीजिएगा। और भूमिका में विशेष रूप से पल्लवों की मंदिरों की उपशैली बताते हुए सीधे आप कांची के कैलाशनाथ मंदिर पे चल चलिएगा। ठीक है, देखिए कैलाशनाथ जो मंदिर है वो कांचीपुरम में स्थित है। अब यह क्षेत्र जो है के तमिलनाडु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह एक ब्राह्मण या शैव मंदिर है, ब्राह्मण शैव मंदिर है, और यह मद्रास से 45 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित कांजीवरम जो है एक तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु का एक प्रमुख क्षेत्र में बसा हुआ है या बना हुआ है। 5वीं सदी में यह बुद्धिजीवियों का प्रमुख केंद्र था और हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी था। समुद्र तटीय मंदिर के निर्माण के बाद लगभग 700 ईस्वी में राज सिंह वर्मन ने अपनी राजधानी कांजीवरम में कैलाशनाथ नामक एक शिव मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे संपन्न करने का श्रेय इसके पुत्र महेंद्र वर्मन को जाता है। यानी बनना शुरू हुआ था तो नरसिंह वर्मन, राज सिंह वर्मन के समय में, लेकिन पूरा कब हुआ? महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। तो सौंदर्य राजन के अनुसार नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने 725 में इसका निर्माण कार्य करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर में 3 प्रमुख अंगों की योजना है। पहली तो ये है सुंडाकार शिखर योजना, दूसरा है मंडप यानी स्तंभ युक्त बृहद कक्ष, और तीसरा परकोटे से घिरा हुआ यानी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ इसका आयताकार प्रांगण। तो सुरक्षा दीवार के पूर्वी किनारे के अलावा अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि मंदिर के शेष सभी भाग योजनानुकूल निर्मित हैं, और इस मंदिर की मूल योजना 8वीं शती में ही पूर्ण हो चुकी थी, किंतु 14वीं शती ईस्वी में तत्कालीन भवन निर्माण पद्धति के अनुकूल इसके गर्भगृह और मंडप को अंतराल तथा अंतर मध्य कक्ष द्वारा जोड़ दिया गया। इसके वजह से मुख्य देवालय के कई महत्वपूर्ण अंग क्या हो गए, इसमें छिप जाते हैं। कैलाशनाथ मंदिर का जो मुख्य भवन है, देखिए मैं इसकी वास्तु योजना की बात कर रहा हूँ, तो कैलाशनाथ मंदिर की एक मुख्य भवन 4 दीवारी के पूर्वी किनारे पर निर्मित है। बड़े आकार के कारण यह भव्य और शालीन दिखता है, और स्थापत्य कला की दृष्टि से एकात्मक धर्मराज रथ से इसकी अत्यधिक साम्यता दिखाई पड़ती है। देख रहे हैं आप लोग, उसमें भी यही बात है। स्थापत्य कला की दृष्टि से एकात्मक धर्मराज रथ से इसकी अत्यधिक साम्यता दिखाई पड़ती है, किंतु बाद में निर्मित जो 3 अलग से कक्षों का निर्माण पद्धति में समुचित विकास दिखाई देता है। 4 दीवारी के भीतर कई छोटे छोटे देवालयों की हमको योजनाएं दिखाई पड़ती है, और इन देवालयों में सोमस्कंद की मूर्तियां और शिवलिंग स्थापित है। 4 दीवारी के बाहर एक नंदी मंडप है, किंतु मौलिक योजना में संभवतः यह मुख्य मंदिर के अधिक निकट निर्मित रहा होगा। इस मंदिर की शिखर योजना इसकी निजी विशेषता है। ये 8 पहलदार, ठीक है ना, यानी 8 तलों वाले शिखर सुंडाकार हैं। कालांतर में इन शिखरों को अधिक समानुपाती और संतुलित बनाने का प्रयास किया गया था, ताकि वे अधिक क्या भव्य लगे। शिल्पियों को इस कार्य में पूर्णतया सफलता मिली। फिर भी स्थापत्य कला की दृष्टि में कैलाशनाथ मंदिर का शिखर परिपक्व रचना नहीं है। इसे द्रविड़ स्थापत्य के क्रमिक विकास का द्वितीय सोपान कहना अधिक सही होगा। मंदिर के प्रांगण में जो निर्मित प्रवेश द्वार हैं वास्तुशिल्प की दृष्टि से बड़े ही अच्छे हैं, और इसकी निर्माण योजना भी उल्लेखनीय है। इसका निर्माण संभवतः महेंद्र वर्मन तृतीय के राज्यकाल में किया गया होगा, क्योंकि यह मूल योजना थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। गिरजाघरों की तरह मुख्य प्रवेश द्वार के स्थान पर मंदिर का विशाल प्रतिरूप बनाया गया है, ठीक है ना, प्रवेश द्वार पर, ठीक है ना, मंदिर का विशाल प्रतिरूप बनाया गया, जिसमें मंदिर के विभिन्न अंग, गर्भगृह, अंतराल, सोपान मार्ग, है ना, सीढ़ियों वाला प्रवेश द्वार आदि प्रस्तुत किए गए हैं, और इसे गोपुरम कहा गया है। असल में यह जो द्रविड़ शैली का जो मंदिरों में जो प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, यह उसकी प्रारंभिक स्वरूप है। और इस मंदिर का जो अंग प्रत्यंग द्रविड़ स्थापत्य के लक्षणों से अनुकूल दिखाई पड़ता है या नियोजित है।
दीवारों की बनावट हो, गर्भगृह के निकट भीतरी चारदीवारी हो, परंपरागत शैली में मंडप हो, या स्तंभों में शार्दुल सिंह मूर्तियों का चित्रण इस मंदिर की विशेषता प्रदर्शित करती है। कैलाशनाथ मंदिर में अनेक ताखे बने हुए हैं, है ना, रखने वाले जगह ताखे बने हुए हैं जिनमें मूर्तियां नियोजित हैं। अब इन ताकों को कोनिया कहो या ब्रैकेट कहो, तुम्हारी इच्छा। इसमें गणेश, ज्येष्ठ, सप्तमातृका की मूर्तियां इत्यादि बनी हुई हैं। इसके अलावा शैव वैष्णव धर्म से भी जुड़ी अनेक मूर्तियां, जैसे नरसिंह, विष्णु, शिव का तांडव नृत्य, शिव का संहार रूप, अनुग्रह रूप, लिंगोद्भव रूप इत्यादि का भी यहाँ पर स्कल्पचर मिलता है या मूर्ति कला मिलती है। तो कैलाशनाथ मंदिर के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस समय तक शिल्पी भवन निर्माण कला में क्या हो गए थे, कुशल हो चुके थे या सिद्धहस्त हो चुके थे। और ये जो मंदिर है वो क्या है, आग्नेय चट्टान यानी ग्रेनाइट के पत्थरों से मिलाकर बनाया गया है, जो क्या है अतिरिक्त कठोर और टिकाऊ होती थी, ठीक है ना। मंदिर के ऊपरी भाग में बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है जो कम टिकाऊ है, ठीक है। और मूर्ति निर्माताओं ने भी मूर्तियों के निर्माण में ऐसी सामग्री का प्रयोग किया है जो सरलतापूर्वक तोड़ी मरोड़ी जा सकती थी, जिनको बनाने में ज़्यादा मतलब दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से देखें तो कैलाशनाथ मंदिर जो है, इसमें यहाँ पर चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय का एक अभिलेख प्राप्त होता है जो यह बताता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए चालुक्यों का अधिकार हो गया था। तो इस प्रकार से कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली की एक अनुपम कृति है, और इस मंदिर में जो उसकी जो सुदृढ़ आकार है या मूर्तिकला में जो समुचित जो इसमें संतुलन दिखाई पड़ता है, यह अद्भुत है, ठीक है। और इसे अगर हम कहें कि द्रविड़ शैली का अगर दूत कहें तो यह गलत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी।